सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स क्लासेस में, जिसमें बेसिकली इसका नाम डेरिवेटिव क्लासेस है, जिसमें कि हम क्लास 9th और 10th की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कवर करने वाले हैं। मैथ्स में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, तो वो जो आपको पढ़ाएंगे तो उनका आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो आज हम क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। वन शॉट में हम नंबर सिस्टम को समझने वाले हैं। सो आइए हम समझते हैं नंबर सिस्टम को। सो आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आज हमारा पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का। हम जनवरी या दिसंबर, मैं अपना बता सकता हूँ, मैं जनवरी तक सिलेबस खत्म करा दूंगा। मैं वन शॉट्स लाऊंगा एंड आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट होगा या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में डालते हैं तो उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है डेरिवेटिव क्लासेस, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो चलिए नंबर सिस्टम को देखते हैं। जो पहला टॉपिक है, पहले यहाँ पे चीज ये है नंबर्स और सिस्टम। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर के सिस्टम यानी नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है नंबर सिस्टम में? नंबर सिस्टम में बेसिकली अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में जिक्र होता है। तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? पहला जो नंबर है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं एंड इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अगर आपको हैंडराइटिंग में कोई कंफ्यूजन होगा या कोई भी दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा अगर ट्राई कर सकते हैं तो एडजस्ट करिए, वरना मैं ट्राई करूंगा अच्छे से लिखने का। ठीक है, एंड हम पूरा बेसिक से कोर तक जाने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर मैं अभी नहीं कर पाया तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा। सिंस मैं एनसीईआरटी की बुक पीडीएफ भी लाया हूँ तो मैं वहां से देख के आपको क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो नंबर्स एंड सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रियल होता है एंड इमेजिनरी होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब रियल से इमेजिनरी में कोई टाइप नहीं होता। इमेजिनरी एक बस नंबर है जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। ठीक है, एंड ये अगर आपने क्वाड्रेटिक डिवीजन पढ़ रखी होगी, सिंस आपने अभी तक पढ़ा है, तो जब b² - 4ac जो होता है वो लेस देन 0 हो जाता है यानी नेगेटिव साइड में हो जाता है, तो हम जानते हैं कि एक इमेजिनरी नंबर बन चुका है। ठीक है, जैसे रूट अंडर -1 को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में बहुत दो टाइप्स आते हैं, बहुत नहीं, दो टाइप्स आते हैं। एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरेशनल। अब रैशनल क्या होता है? रैशनल में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो रैशनल में जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये दो टाइप होते हैं। ठीक है, प्राइम एंड कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम एंड कंपोजिट तो दो टाइप है एंड कंपोजिट में भी अब डिफरेंट टाइप्स होता है, ऑड, इवन, ये सब। तो मैं इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बट अभी ये याद रखना है कि ये एक बेसिक नंबर सिस्टम का चार्ट है, जिसमें कि इमेजिनरी तो सिंगल चीज होता है, फिर रियल नंबर्स पे आते हैं तो रेशनल, इरेशनल और प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है, जो हमारा चैप्टर है उसका पहला टॉपिक है, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है। अच्छा, इसके डेफिनेशन से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मुंह से बता देता हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि कोई भी नंबर कोई भी कंपोजिट नंबर, एक्चुअली कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम्स के फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं 36। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। आपको पता है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर में डिफरेंस क्या है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिनके पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। वो दो फैक्टर क्या है? वो खुद और 1। इनके अलावा अगर उसके पास और कोई फैक्टर्स होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर में काउंट होता है, या फिर नहीं तो वो प्राइम नंबर होता है। तो 36 जैसा कि है, तो 36 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 18 into 2 या फिर 2 into 2 into 3 into 3 है ना, ये लिखना। हाँ ठीक है, 2 into 2 ये होता है कंपोजिट नंबर। अब ये जो फॉर्म है यहाँ पे 2² into 3², ये ठीक है। तो ये 2² and 3² जो है ये क्या है? ये दो प्राइम नंबर्स हैं एंड ये कंपोजिट नंबर है। तो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक कहना चाहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक बस यही कहता है। ठीक है, अच्छा
अब सेम टॉपिक में ऊपर भी साफ कर लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं। अब सेम टॉपिक में आपका एचसीएफ एंड एलसीएम आता है एंड उसका एक रूल आता है कि अगर ए एंड बी कोई दो नंबर्स है, ठीक है, एंड एलसीएफ ऑफ ए एंड बी अगर x है और एलसीएम ऑफ ए एंड बी अगर y है, सो x into y is equals to a into b। ये एक बेसिक रूल है, ये एक लॉ प्रिंसिपल रूल है, ठीक है। ये चीज इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनता है उसी के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को एलसीएम एंड एचसीएफ में कंफ्यूजन होता है कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। सो पहले आपको ये डिटरमाइन करना चाहिए कि एचसीएफ मतलब होता क्या है। सो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब सर आपने तो इसकी फुल फॉर्म बता दी, सर नहीं यार भैया आपने तो इसकी फुल फॉर्म बता दी, तो अब फुल फॉर्म से ही हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई दो नंबर एंड उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसे इसमें क्या है कि जैसे 6 और 12 है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब ये तो दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, मतलब हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों से डिवाइड हो ना, इन दोनों को डिवाइड करे। जैसे कि इन दोनों को हाईएस्ट कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 6 कर सकता है, लाइक 6 1 एंड 6 2 1 से कर रहा है एंड 2 से कर रहा है ना, जिसका एलसीएम क्या बनेगा 6। ये हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं एलसीएम कैसे होता है, ठीक है। एलसीएम हमने देख लिया, अब हम एलसीएम के बारे में जानते हैं। तो एलसीएम बेसिकली निकलता है, बोर्ड में यूज कर दिया था। सो एलसीएम हम निकालते हैं, जैसे कि फिर से हम देखते हैं 6 और 12, ठीक है, 6 और 12। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो, मतलब अब इन दोनों को डिवाइड कर नहीं रहा है, अब इन दोनों से डिवाइड हो रहा है ना। वो तो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ये सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो सिंपल है, इसका आंसर 12 है, बट इसके लिए आपको क्या करना है, 6 का फैक्टर होता है 2 into 3 एंड 12 का फैक्टर होता है 2 का स्क्वायर into 3, ठीक है। तो अब जब भी आप एलसीएम निकालो, आप हमेशा जब आपके पास दो नंबर हो या तीन नंबर हो, कितने भी मैक्सिमम नंबर हो जिनका आपका एलसीएम निकालना है, आप उनका फैक्टराइजेशन रूल में लिखो, मतलब आप उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। उसके बाद जो भी हाईएस्ट डिग्री वाला होगा दोनों में से, अगर जैसे इसमें कोई ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं, अलग एग्जांपल, जैसे कि एक नंबर है x स्क्वायर y एंड एक है x y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो x स्क्वायर into y और इसको होता है x into y स्क्वायर, ठीक है। जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला है x, दोनों में x कॉमन है, लेकिन x में जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है, x स्क्वायर, और इन दोनों में से y का जो हाईएस्ट पावर वाला है जैसे कि y स्क्वायर, इसको लिखेंगे, ये इसका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट एचसीएफ में इसका उल्टा करना है, आपको क्या करना है, एचसीएफ में जो इन दोनों का हाईएस्ट वाला है, लोएस्ट वाला, सॉरी एक्चुअली लोएस्ट डिग्री वाला है यानी कि x, और इन दोनों में y में जो लोएस्ट डिग्री वाला है यानी y, तो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई z रहता, ठीक है, एंड यहाँ पे z नहीं होता, तो आप z पे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ये कॉमन है, तो यहाँ पे आपको कॉमन चाहिए, आप z मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे z मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये था बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सबसे इजीएस्ट प्रोसेस, ठीक है, कि आपको देखना है एलसीएम में, आपको देखना है हाईएस्ट डिग्री, जैसे इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, तो 2 का हाईएस्ट डिग्री इसमें है यानी 2 स्क्वायर इनटू 3 का हाईएस्ट डिग्री दोनों में 1 है, तो मतलब कॉमन है 3, तो 3 यानी 12 हो गया इनका एलसीएम, ठीक है। अब हम एलसीएम निकाल लिया हमने 12, अब एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको, सेम चीज करना है ना बेसिकली एचसीएफ के लिए भी, बस यहाँ पे क्या करना है, लोएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3 की तो कॉमन ही है, तो 6 हो गया, ठीक है। तो ये एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने का बेसिक तरीका हुआ, ठीक है। ये मैंने बहुत ही ज्यादा इजी एग्जांपल से समझाया था। अब हम एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चंस भी ले लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि 96 और 404 ये दो नंबर है, ठीक है, इनका हमें एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ चाहिए, ठीक है। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चाहिए, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले सबसे सिंपली 96 और 404 में हम पहले 96 पे फैक्टर्स लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 96 के फैक्टर्स हम लिखेंगे
और 404 के भी फैक्टर्स लिखेंगे, ये है, ठीक है, ये इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, एलसीएम एंड एचसीएफ चाहिए था, ठीक है। अब हम पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ के लिए जो दोनों में से छोटी पावर होगी, ठीक है, जो दोनों में से छोटी होगी, इन दोनों में कॉमन है एंड छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, ये दोनों तो कॉमन नहीं है तो पहले इनको नेगलेक्ट कर देता है। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2 की पावर 5 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एचसीएफ हमारा कितना होगा, एचसीएफ हमारा होगा 4। कैसे होगा 4, मैंने आपको भी बताया था कि पहले आप देख लो कि कॉमन कौन सा है, ठीक है। अगर ये x² y है और ये xy है, ठीक है, ये z है, चलो ये एक z है एक y है, ठीक है। तो अच्छा, तो इन दोनों में जो छोटा पावर है यानी कि ये x का, ये देखो इसका छोटा पावर है यानी 2², ये सिंपली एचसीएफ बन जाएगा। एचसीएफ में हमें कॉमन चाहिए होता है, एलसीएम में अगर ये कॉमन नहीं भी होंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बट अगर एचसीएफ है तो इसमें हमें कॉमन चाहिए, ठीक है, ये 2² जो कि इसका क्या बन जाएगा, एचसीएफ। अच्छा ठीक है, तो यानी कि 4 बन गया एचसीएफ। अब हमें एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम के लिए जो बड़ा वाला पावर है यानी कि 2 की पावर 5 इनटू, अब इनटू यहाँ पे आ गया क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है तो ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, इनटू 30 यानी कि 32 इनटू 303 यानी कि 9696। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ लेट मी चेक, तो यस ये हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। जब अपनी कैलकुलेशंस में कभी भी डाउट होता है तो मैंने केवल कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लिया, हमारा LCM क्या आ जाएगा 9696, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HCF एंड LCM। अब हम इसी का एक और पार्ट देखते हैं जो कि है एक क्वेश्चन है जो एक बोर्ड्स में काफी आता है एंड काफी पूछा जाता है, यहीं पे लिखते हैं 6 की पावर n क्या 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो इसका बेसिकली है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो इसका मतलब है कि 0 से एंड होने के लिए किसी भी नंबर को अगर वो 0 से एंड चेक कर लिया हमारा एलसीएम आ जाएगा 9696, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम इसी का एक और पार्ट देखते हैं जो कि है एक क्वेश्चन है जो एक बोर्ड्स में काफी आता है एंड काफी पूछा जाता है, यहीं पे लिखते हैं 6 की पावर n क्या 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो इसका बेसिकली है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो इसका मतलब है कि 0 से एंड होने के लिए किसी भी नंबर को अगर वो 0 से एंड होता है तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर आता है तो 30 2 into 5 into 3 2 and 5 आ रहा है, 2 and 5 इंपॉर्टेंट है, अगर 2 and 5 आएगा तो ही वो 0 से एंड होगा वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम इसका फैक्टर्स लिखते हैं तो 2 into 3 की पावर n आती है यानी कि 5 तो आ नहीं है। तो अब आपको इसको बहुत ज्यादा लंबे टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप एक लाइन में बस ये लिख के आ जाओगे तो शायद आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 ही मार्क्स मिले, बट आपको अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, 2 into 3 की पावर n आ रही है जबकि होना चाहिए था 2 into 5 की पावर n, तो इसीलिए ये नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। एंड अगर आपको बेस्ट चाहिए तो एनसीईआरटी में 4 की पावर n वाला एग्जांपल दिया हुआ है, उसकी सेम लाइंस आप कॉपी करके 6 की पावर n तक लिख सकते हैं एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। अच्छा, हाँ इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन आता है जो एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आया भी है बोर्ड्स में, इसलिए सेम नहीं क्वेश्चन नहीं आया है, अलग क्वेश्चन आया है बट आया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं वो अलग क्वेश्चन क्या आया है। वो जो अलग क्वेश्चन है वो ये है कि अगर 7 into 11 into 13 plus 13, ठीक है, एंड इसी के एक रिस्पॉन्डेड क्वेश्चन है तो उसको हम छोड़ते हैं, पहले इसी को एक क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। तो ये नंबर है, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या ये नंबर जो है कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करें, सो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख के एक नंबर बना लो बड़ा सा x, ठीक है, एंड फिर आप सॉल्व करो, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसको हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं 13 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, 13 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 7 into 11 into 1 plus 1, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है, आपको एक चीज शो हो रहा है कि ये जो भी नंबर था, ये जो भी नंबर था आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। सेकंड लाइन में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको सेकंड लाइन में बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब आप जब देख रहे हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पहला ये स्टेटमेंट है 7, ये जो इक्वेशन है 7 into 11 तो इक्वेशन तो नहीं है, तो 7 into 11 into 13 plus 13 जो है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये एक नंबर है, बड़ा सा नंबर है जिसको हमने तोड़ के लिखा है, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, ये नंबर खुद होगा एंड
1 होगा, है ना। बट हमने जब से 13 कॉमन निकाला तो एक नंबर बन रहा है, मतलब 13 इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 13 यहाँ से कॉमन कहाँ आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो मतलब कॉमन फैक्टर है 13 इसका। तो 13 अगर कॉमन फैक्टर है तो इसके 3 फैक्टर्स बन गए। क्या क्या बन गए? नंबर इटसेल्फ, 1 और 13। ये क्वेश्चन ऐसे करके सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये कुछ रहा ऐसा मतलब एक्सरसाइज 1.1 या आपके बेसिक एनसीईआरटी ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप से आएंगे। इस चीज पे आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको ये डिराइव करने में बोल सकता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बताओ क्या ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 96 इनटू 404 के बराबर है या नहीं है। तो ये आप अगर करके देखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक एंड सिंपल तरीका भी होता है, जैसे आप एलसीएम को लिख लो 9696, ठीक है, एंड इनटू एचसीएफ लिख लो 4, ठीक है, इक्वल्स टू 96 इनटू 404। जैसा अलग अलग करके दिखा जाता है, एक साथ दिखा सकते हो, ठीक है, 9696 में यही रहने दो, इक्वल्स टू 96 इनटू 404 अपॉन 4, ये यहाँ से कट जाता है 101 बाद में, तो 9696 इज इक्वल्स टू 96 इनटू 101 एक्चुअली, एंड इसको यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, तो 96 and 96 विल बी इक्वल्स टू 9696। तो यहाँ से आपके कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं अगर आप 4 को इस साइड लेके आ जाओगे तो। या फिर आप अगर ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं अलग अलग, तो आप अलग अलग पहले इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, फिर इसको मल्टीप्लाई करो एक बार, एंड दिखा दो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो इसीलिए ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है, तो इस क्वेश्चन का आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैं बता सकता हूँ कि हाँ है अच्छी खासी है, बट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ये एंड ये दोनों है, ये शायद आए या ना भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मेजरली बेस्ड है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के प्रूफ्स के बीच में। जैसे कि बेसिक क्वेश्चन रूट 5 प्रूफ करना है कि इरेशनल है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रूट 7 रूट 3 कुछ भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्या याद रखना है? आएगा, नहीं आएगा, आएगा, ये आएगा, ये क्वेश्चन आना ही है। आपको स्टेप्स के बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि रूट 5 में प्रूफ करना है इरेशनल है या नहीं। तो पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि रूट 5 बराबर a by b होता है या नहीं होता है। अजम्पशन का आप लाइन लिख सकते हो कि यहाँ पे लिखोगे लेट अस अज्यूम, ठीक है, रूट 5 इज इक्वल्स टू a by b वेयर a and b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे a and b यहाँ पे आपको मेंशन क्या करना है, a and b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता है, एंड हम इसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं जिससे कि हमारा गलत साबित हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मान कह रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि a and b a by b p by q के फॉर्म में होता है ऐसा, तो वही मान रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू a by b आ गया। सो अब हमें क्या करना है, b को इस साइड लेके जाना है, रूट 5 b इज इक्वल्स टू a एंड हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। समझ गए ना क्या किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो a भी 5 को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि a स्क्वायर जो है वो 5 को डिवाइड करता है, तो a भी 5 को डिवाइड करेगा। आपको बस यही लाइन लिखनी है नीचे, फ्रॉम हियर वी गेट दैट, फ्रॉम हियर वी गेट दैट a स्क्वायर डिवाइड्स 5, hence a also divides 5, ठीक है। आपको बस बेसिकली यही लिखना है। और अब नीचे आपको क्या करना है, बस इसके बाद आपको लेट अस अज्यूम फिर से करना है, a इज इक्वल्स टू आपको a इज इक्वल्स टू 5c मानना है, c इंटीजर होगा कोई भी, ठीक है, c इज एन इंटीजर, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर से आप स्क्वायरिंग करोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आप a स्क्वायर की वैल्यू यहीं से पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5c स्क्वायर। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये सेम लाइन लिखना है बस b के लिए, ठीक है, तो b भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल रहा है, ये सेम लाइन आप यहाँ पे भी लिखोगे b के लिए फॉर b, तो हमें एक लाइन मिलेगा क्या कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b बोथ। तो 5 क्या है? कॉमन फैक्टर a and b बोथ का। तो यहाँ से एक कंट्रडिक्शन अराइज हो रही है क्या कि a and b कॉमन को प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ लिख लोगे। सो फ्रॉम हियर अ कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस दैट a and b आर नॉट को प्राइम, ठीक है, a and b आर नॉट को प्राइम सिंस दे हैव 5 as a common factor, hence from contradiction root 5 is an irrational number, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, आप इसको रट लो, अगर रटना है तो 5-6 बार बना है, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसा है कि 5 माइनस रूट 3 है, ठीक है, इसको रिलेशन प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप a बाई बी के फॉर्म में लोगे, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या करना है, रूट 3 को इधर लेके आना है, 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू रूट 3, तो b इधर 5b माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू रूट 3। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस ये बताना है कि रूट 3 इरेशनल है क्योंकि ये फैक्ट है। अब रूट 3 इरेशनल ये फैक्ट है एंड ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो रेशनल एंड इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है एंड यहाँ से ये पता चलता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हमारा असम्पशन है वो गलत है, यानी कि ये वाला है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या लिखना है आपको, सिंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर अ फैक्ट एंड 5 a and b are co-prime since this number is rational and rational and irrational can't be equal, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते एंड हमारा assumption गलत हो गया, तो इसीलिए बस ये 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है। तो आपका चैप्टर बस इतना ही बड़ा है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या है, नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। एक बेसिक डेफिनेशन है रेशनल नंबर का, शायद 0 वाले केस में अगर आपको ये क्वेश्चन आता तो नहीं एग्जाम में नहीं आएगा मेरे हिसाब से भी। सो बस ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, जो मैंने आपको बता दिया। लेक्चर बस यहीं तक का था, जो लेक्चर एंड करते हैं, बाय बाय।